हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 45 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 16 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ गए थे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है। बच्चों, अलंकार क्या होता है? अलंकार वह होता है जो कि कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है। और चमत्कार उत्पन्न करने का मतलब होता है सौंदर्य में वृद्धि करना। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इन तीनों में से हमने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें शब्दालंकार का परिचय प्राप्त किया था। और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। ठीक है। अर्थालंकार में क्या होता है? शब्द बदल देने पर भी अर्थालंकार सुंदरता या चमत्कार नष्ट नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सुंदरता होती है वो अर्थ के कारण होती है। तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने पर कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके भेद प्रमुख हैं। अब बच्चों हम इस अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला भेद है उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार, तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उपमा अलंकार क्या होता है? इसमें दो वस्तुओं में समानता या तुलना के आधार पर उन दोनों में उपमा की जाती है, मतलब तुलना की जाती है। कोई एक वस्तु की किसी दूसरी फेमस वस्तु के साथ तुलना की जाती है। ठीक है। और किस लिए की जाती है? उनकी समानता के आधार पर। ठीक है। तो देखिए, हम परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। उपमा 2 शब्दों से बना है। उपधन माँ, उपधन माँ। उपमा का उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है तोलना या देखना। तो मतलब गुणों की समीपता या समानता के आधार पर दो वस्तुओं को देखना या तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपमा अलंकार कहते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे, क्या दिखाई दे? समानता दिखाई दे, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, दो अलग अलग वस्तुएं हैं उनकी तुलना की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए। ठीक है। तो ये किस बेस पर की जाएगी? समानता के आधार पर। मुख इतना सुंदर है जितना कि चंद्रमा, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया उपमा अलंकार। ठीक है। अब हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो देखिए, यहाँ पर किसकी किससे तुलना की जा रही है? सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर की तुलना किससे की जा रही है? हृदय से, है ना। और हृदय का सागर से, और मन का पहाड़ से, जिसका मन, मन की तुलना किससे की जा रही है? गिर से, पहाड़ से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए, मन, हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से, है ना। ये प्रसिद्ध है सागर। हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से। और मन की तुलना किससे की गई है? पहाड़ से। गिरी मतलब पर्वत से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब बच्चों, जो उपमा अलंकार होता है इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है। 4 अंग होते हैं, आपको याद होने चाहिए। पहला होता है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमेय के बारे में। ठीक है। उपमेय के बारे में तो देखिए, जिसकी उपमा दी जाए, है ना, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मुख, मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो यहाँ पर मुख जो है वो क्या हुआ? उपमेय हुआ। ठीक है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इस वाक्य में मुख की चंद्रमा की समानता बताई गई है। तो इसमें मुख क्या है? मुख उपमेय है। ठीक है बच्चों, मुख उपमेय है। और ये जो चंद्रमा है ये क्या है? ये उपमान है ना, जिससे तुलना की जाती है। अब ये चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उपमान हुआ और मुख उपमेय हुआ। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, आप पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें साधारण धर्म। नेक्स्ट है बच्चों वाचक शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे वाचक शब्दों के बारे में। तो यहाँ देखिए, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है,
है ना। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अब कौन से शब्द के द्वारा दी जा रही है, तो ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा दी गई है ना, कि मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे समान क्या है बच्चों, समान वाचक शब्द है। अब वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, अगर आप वाचक शब्द याद कर लेंगे, मतलब पहचान लेंगे, तो आप उपमा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, सी, सम, सरिस और सदृश। सी, सम, सरिस और सदृश, इन सब का मतलब होता है समान। ठीक है, मतलब किसके समान है। तो शब्द भी उपमा के वाचक हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखकर आप उपमा अलंकार को पहचान जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ है इसका भाग, वो है साधारण धर्म। तो देखिए, किस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, जिस गुण के लिए दी जाती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको उपमा अलंकार अच्छी तरह से याद हो गया होगा और समझ आ गया होगा। और उपमा अलंकार पहचानने के सबसे सरल तरीका है सी, सम, सरिस, सदृश मीन्स वाचक शब्दों को पहचानना। जहाँ पे वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तो देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। यहाँ पे इस लाइन पर आप फोकस करेंगे, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम उपमेय में रतन धन छिपा है, इसमें क्या है, राम को ही रतन बता दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, है ना। शशि मुख, यहाँ पे जो मुख है उसी को चंद्रमा बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है बच्चों, ये है रूपक अलंकार। अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है बच्चों, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। ये संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति होती है जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान होने का अनुमान लगाया जाता है। बच्चों अभी आपने पढ़ा था जो रूपक अलंकार, उसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान के होने की संभावना देखी जाती है, तो वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भी कुछ शब्द हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हो, जैसे मनु, जनु, जानहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि। ठीक है, ये सभी वाचक शब्द हैं। तो जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप सभी ये सभी शब्दों को याद कर लीजिए। उत्प्रेक्षा के शब्द हैं मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि। ठीक है, उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए, उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या शब्द है, मानो। तो मानो शब्द से आप पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ में तुझे कनक, मैं कनक को ऐसे साथ लेके चलाऊं जैसे कि भिक्षुक को स्वर्ण मिल गया हो। तो यहाँ पे क्या था, मानो, और यहाँ पर ज्यों। ठीक है बच्चों, तो ये शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें मानवीकरण अलंकार को। ठीक है, बहुत ही सरल और अच्छा है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। मानवीकरण में क्या होता है, जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, जैसे निर्जीव को सजीव की तरह जहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि दरवाजा के जो अवसर है वो केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, तो इसमें अवसर को क्या किया, आदमी दरवाज़ा खटखटा सकता है, अवसर तो नहीं, लेकिन अवसर को मानवीकरण के रूप में दिखाया गया है, तो वो क्या है, मानवीकरण अलंकार है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण होता है। सरल भाषा में आप याद करेंगे कि जहाँ पर निर्जीव पर सजीव होने का आरोप लगाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को
जो सुबह का समय है, ताराघट उषा नगरी मतलब उषा काल को मानवीय रूप में एक स्त्रीय नायिका के रूप में दिखाया है ना। तो इसमें बताया गया है कि बीती विभावरी जागरी, जो रात है वो समाप्त होने जा रही है, अंबरपन घट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, और जो उषा रूपी जो स्त्री है वो उठ गई है ना। उषा काल को मानवीय रूप में एक स्त्री या नायिका के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या है, उषा काल होता है बच्चों भोर का समय, सुबह 4 बजे का समय, ये होता है उषा काल का समय। तो यहाँ पे जो उषा काल है, जब रात बीत जाती है तो उषा काल का समय आता है ना, भोर का समय आता है। तो भोर के समय जो उषा काल का समय आता है तो उसे यहाँ पे एक नायिका की तरह दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार था, ये था मानवीयकरण अलंकार। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए अतिशयोक्ति, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसकी इतनी अधिक बढ़ाई की जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या हम इसे सरल शब्दों में ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन किया है, और इतना अधिक विशालता का वर्णन कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि वो नगरी इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है ना। कितनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि जो नगरी है वो इतनी ऊंची है कि वो गगन को छू रही है। और यहाँ पर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण ये कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा उपमा अलंकार, उसके बाद रूपक अलंकार, तीसरे नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है मानवीकरण और पांचवा है अतिशयोक्ति। तो ये सभी अलंकार हैं बच्चों अर्थालंकार। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक अर्थालंकार था। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आपका अर्थालंकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपको सारा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों अभ्यास 1 में, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मैं भी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब कली कैसे मुस्कुरा सकती है, ह्यूमन बीइंग ही तो मुस्कुरा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अचेतन है उस पर सचेत का, निर्जीव पर सजीव का आरोप लगाया गया है, तो ये कौन सा हो गया, मानवीकरण, है ना। तो इसी तरह से आपको इसमें मिलान करना है। प्रश्न मैं आपको अभी आंसर दिखाऊंगी सभी के। प्रश्न नंबर 3 है, पांचों अलंकारों में एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांटकर लिखिए। और प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आप कोई ऐसी कविता बताइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का उपयोग किया गया हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, इन ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे चंद्रमा की समानता किससे की गई है, खिलौने की समानता किससे की गई है, चंद्रमा से। ये कहा गया है कि मुझे तो वो चंद्रमा है ना वही खिलौना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार है। दूसरा है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस के मोर। बच्चों यहाँ पर है विभावना अलंकार। तीसरा है, चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, इसमें है रूपक अलंकार। और चौथा है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम हैं जड़े। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, और यहाँ पे नेत्रों को क्या बताया गया है, नेत्रों को नीलम बता दिया गया है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 5th पॉइंट पर है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। बच्चों यहाँ पे बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग ही नहीं लग पाई, पूंछ नहीं जल पाई, लेकिन लंका सारी जल गई और सारे निशाचर जो राक्षस थे वो सब भी भाग गए। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा अलंकार है, बात को बहुत अतिशयोक्त करके कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। दूसरा प्रश्न था बच्चों सुमेलित कीजिए, है ना, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी उत्तर मिलान करके ही लिखे हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये है बच्चों मानवीकरण अलंकार। दूसरा है, उसका मुख मानो चंद्रमा हो, तो यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे राम को रतन कहा गया है, तो ये कौन सा है, रूपक अलंकार है।
पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर कौन सा है बच्चों, उपमा अलंकार है। आगे नदियाँ पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे बहुत सारी नदियाँ हैं फिर भी घोड़े को कैसे पार ले जाना है, तो यहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा गया है ना। जो घोड़ा था चेतक, वो इतनी नदियों को भी पार करके आगे चला गया था। क्या एक घोड़ा नदी पार करके जा सकता है ना। तो इस बात को बहुत ही अतिशयोक्ति करके बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 था कि पांचों अलंकारों से एक एक उदाहरण लिखिए। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। देखिए यहाँ पे सा का प्रयोग किया गया है, तो ये है उपमा अलंकार। कर मतलब हाथ, हाथ कैसा है, कमल जैसा कोमल है, तो ये है उपमा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो यहाँ पर कौन सा बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, तो ये कौन सा अलंकार है बच्चों, ये है रूपक अलंकार। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा, तो ये कौन सा है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। भूप सहस 10 एक ही 12, मतलब एक बार में 10 राजा उसे उठा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो हिल भी नहीं पा रहा है। ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो बच्चों यहाँ पे ऊषा सुनहरे, ऊषा मैंने अभी आपको बताया था भोर के समय को कहा गया है ना, तो ऊषा काल सायकाल को कहा गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 था ऐसी कविता लिखिए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पे देखिए चंद्र सा खिल रहा है उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचा, बगीचे की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। यहाँ पर समानता दिखाई गई है कि जो उपवन है वो कैसा खिल रहा है, चंद्रमा जैसा, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, उपमा। धरती ले रही मानो अंगड़ाई, और धरती ऐसा लग रहा है धरती को देख के जैसे मानो वो अंगड़ाई ले रही हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आपको अर्थ अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।